तो खास मेहमान हमारे साथ होंगे इस पूरे शो में, लेकिन इस वक्त हमारे साथ नंदिता पांडे जी ज्योतिषाचार्य जुड़ चुकी हैं। बाकी और मेहमान होंगे, उनका भी तारुफ आपसे कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नंदिता पांडे जी, सीधा सा सवाल सबके जहन में, क्योंकि ये माना जाता है कि कोई भी ग्रहण, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, इसका असर लगने से 15 दिन पहले पड़ता है और 15 दिन बाद तक पड़ता है। तो 15 दिन पहले ही जिस तरह के हालात इजराइल और हमास के दिख रहे हैं, क्या ये उसी का असर देखे? अगर उसी का असर है तो ये चंद्रग्रहण क्या संकेत आगे दे रहा है? ये युद्ध कितने बड़े स्केल में आगे जाता दिख रहा है? देखिए, जब भी ग्रहण पड़ता है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि ग्रहण का रास्ता क्या है, उसका पथ क्या है, और वो जिस पथ में जाता है, जिस जिस स्थान के ऊपर से वो गुजरता है, उस स्थान पे विशेषकर वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, युद्ध जैसी स्थितियाँ होंगी, नेचुरल कैलामिटीज़ हो जाएंगी। अब आप इस ग्रहण को देखें, ल्यूनर एक्लिप्स जो ये हमारा खंडग्रास पड़ रहा है आज रात्रि को जो पड़ेगा, इसका पाथ आ रहा है साउथ ईस्ट एशिया से चलते हुए और वो बिल्कुल गुजर रहा है भारत के मध्य भाग में और फिर वहाँ से जाकर के मिडिल ईस्ट की तरफ को बढ़ता हुआ अफ्रीका की कॉन्टिनेंट एंड साउथ अमेरिका में जा रहा है। तो आप देखें तो पूरा का पूरा इजराइल का जो मिडिल ईस्ट का जो जोन है वो इस ग्रहण के अंतर्गत है। 15 दिन पहले से ये शुरुआत हुई, तो वो इम्पैक्ट, वो जो रिपल इम्पैक्ट्स जिसे बोलते हैं, और सूर्य ग्रहण भी 15 दिन पहले था, उसमें भी अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट और ये सारे एरियाज जो थे वो ऑलरेडी थे उस ग्रहण में। तो वो कहते हैं ना कि डबल इम्पैक्ट, करेला वो भी नींद चढ़ा। तो इस तरह की स्थितियाँ वहाँ पे मिडिल ईस्ट में आ रही थी। इसके बारे में हम पहले भी बोल रहे थे कि ये स्थान जो है यहाँ पे थोड़ा टर्बुलेंस हो सकती है किसी ना किसी बात को लेके। और अचानक से अब होता क्या है कि जब ग्रहण होता है तो व्यक्ति विशेष से ज़्यादा जनमानस के ऊपर उसका उथल पुथल होती है, यानी कि एक सामूहिक तौर पे आप एक इमोशनल बहाव में जाते हैं। अब जैसे हमास में एक रिएक्शन आया, वो सामूहिक तौर पे आया और किसको किया? जन समूह के ऊपर वो रिएक्शन आया और वहाँ से मास्टर्स में लोगों को लेकर के वो आए। अब शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है गुरु के ऊपर, जहाँ पे ग्रहण पड़ रहा है आज का मेष राशि में। तो शनि के, जब शनि क्या होता है, जन समूह का कारक होता है, मासेस का कारक होता है। तो मासेस में वो टर्ब्यूलेंस, वो दिमागी उथल पुथल रही, जिससे आपने अच्छी सोच तो नहीं रखी, नीच सोच के साथ आपने किसके ऊपर अटैक किया? गुरु के ऊपर। गुरु किस चीज़ का होता है? साम्राज्य का कारक होता है, अबांडेंस का कारक होता है, अच्छी चीज़ों का कारक होता है, बच्चों का कारक होता है। तो यहाँ पे धन, दान, सुख, संपत्ति, संतान आदि का कारक गुरु, उसके ऊपर प्रहार हुआ शनि का। तो मासेस में आकर के आप उसको, अगर नक्षत्रों को आप स्टडी करना शुरू करें तो बड़े आराम से ये समझ में आता है कि कोई भी स्थान पे, और ये ग्रहण पे तो मैं पिछले 17-18 साल से शोध कर रही हूँ और मैं ये बोलती आई हूँ हर बार कि जहाँ जहाँ पे ग्रहण का पाथ है उस जगह में कुछ ना कुछ कष्ट या परेशानियाँ इस तरह की आएंगी ही आएंगी। जैसे इससे पहले रशिया में भी युद्ध हुआ, तो रशिया में जब युद्ध शुरू हुआ उससे 1-1.5 साल पहले से मैं बोल रही थी कि उस टाइम पे ग्रहण आएगा और वहाँ पे रशिया से स्थित कोई दिक्कतें आएंगी। वो अलग बात है कि मेरे को ये नहीं अंदाज़ा था कि इस तरह से अटैक होगा। मुझे लगा कि शायद इंग्लैंड के साथ एक उनका वाटर डिस्प्यूट चलता है सी का, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ कष्ट हो, बट वो आया। और अभी भी रशिया इस ग्रहण में भी कंटिन्यूटी में, चाइना, रशिया सब है। चाइना में भी एग्रेवेशन कुछ आएगी क्योंकि अश्विन नक्षत्र में ग्रहण पड़ रहा है, केतु का नक्षत्र। अच्छा, ये जो खंडग्रास चंद्र ग्रहण है, ये होता क्या है? ये खतरनाक होता है या ज्यादा खतरनाक नहीं होता? ये अलग प्रकार के चंद्र ग्रहण होते हैं, इस बार वाला खंडग्रास है। एक खंडग्रास क्या है? देखिए, खंडग्रास में क्या होता है कि पूर्ण रूप से उसको ग्रसित नहीं करता है, खंडित रूप से ग्रसित करता है। तो एक पार्शियल पेनम्ब्रल जिसे हम बोलते हैं, ल्यूनर एक्लिप्स हो जाता है। जो पूर्ण चंद्र ग्रहण अभी जैसे आएगा अप्रैल में नेक्स्ट ईयर 2024 में आएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण आएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण बहुत ही कष्टकारी, या पूर्ण चंद्र ग्रहण बहुत कष्टकारी होते हैं क्योंकि उसमें पूरी तरह से राहु और केतु की एनर्जीज निकल करके आ जाती हैं। इस समय राहु और गुरु मिल करके वैसे ही चांडाल योग बना रहे हैं। तो चांडाल योग बनने की वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन भी है वो एकदम से कोई कायदे के निर्णय नहीं ले पाएगा। कुछ ना कुछ यहाँ पे एक असमंजस की स्थितियां रहेंगी, या आप कोई निर्णय भी लेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे खोट अवश्य रहेगा, या जनता से समर्पित निर्णय नहीं हो पाएंगे, कुछ ना कुछ टाल मटोल रहेगी। ठीक है, हमारे साथ दो मेहमान और इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंडित प्रेम शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, और अनुपम कपिल हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़ चुके हैं। मैं जल्दी से दोनों का रिएक्शन भी ले लेती हूँ। अनुपम कपिल जी, सीधा समझना ये चाह रहे हैं कि भाई अब ये युद्ध में चंद्रग्रहण का अगर हम असर समझ रहे हैं तो आगे 15 दिन इसका असर और ज्यादा भयावह होगा, यानी युद्ध अभी और बढ़ सकता है। जैसे चंद्रग्रहण खत्म होगा तो हम क्या ये माने कि धीरे धीरे युद्ध भी अपनी समाप्ति की तरफ जाएगा? जी नहीं, इफेक्ट तो कम हो जाएगा, लेकिन युद्ध खत्म हो गया ऐसे नहीं कह सकते हैं। ये युद्ध तो बहुत 1 दशक से भी ज्यादा चलेगा।
युद्ध का मतलब यह होता है कि स्टेजेस में चलता है। अभी इजराइल जो है वर्ल्ड के सबसे ज्यादा वेपन बनाता है और आर्म सप्लाई करता है, एक्सपोर्ट करता है। इजराइल जैसी कंट्री को भी 10 दिन से ज्यादा वेपन्स नहीं है उनके पास फुल वॉर वेज करने के लिए। इसलिए अमेरिकन फ्रिगेट आई है। जहां तक चंद्र ग्रहण का इसका संबंध है, तुला लगन है इजराइल का, और जिस दिन सूर्य हस्त नक्षत्र में था, हमास ने इनको अटैक किया, तो वो जो है काफी घातक था इजराइल के लिए। इजराइल अभी स्ट्रैटेजी बना रहा है, क्योंकि आगे चल के जो ये स्थिति अनफोल्ड होने वाली है, इस्लामिक कंट्रीज का पूरा ब्लॉक मिलके इजराइल को लगातार परेशान करते रहने वाला है। और जो बाइडेन की ये जो इनिशिएटिव था अरब कंट्रीज को लेके इजराइल और पैलेस्टीन को अलग कंट्री का ये टेरिटरीज प्रॉपर्ली डिमार्केट करना, ये सफल नहीं होगा। इसके अंदर रशियन एंगल जो है, जो मैं बहुत एक साल से आपके जीएनटी पे भी कह चुका था और बहुत सारे फेसबुक में पोस्ट में लिखा कि थिएटर ऑफ वॉर, रशिया का बैकहैंड जो सपोर्ट है इसमें रशिया के तहकीक में ईरान और हमास के रिप्रेजेंटेटिव डिस्कस करें और ये सब चीज, लेकिन मेन जो सपोर्ट है थिएटर ऑफ वॉर रशिया ने, पुतिन ने इजराइल पे अटैक करके अमेरिका को इसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया है। तो इसमें ये धर्म युद्ध की तरफ जो जाता हुआ नजर आ नहीं रहा है। मतलब अनुपम जी, आप ये कह रहे हैं कि ये युद्ध आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। जरा और भी हमारे साथ मेहमान हैं, पंडित प्रेम शर्मा जी, आपकी अपनी राय क्या है युद्ध को लेकर? ये आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, और कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होंगी, ये महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है? देखो, जो सितारे हैं ना, कहते हैं कि जब एक ही 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण फॉल करते हैं, जैसे 14 अक्टूबर को ग्रहण सूर्य ग्रहण आया, अभी उसके बाद 28 29 की रात को चंद्र ग्रहण आ गया, तो 15 दिन का गैप। जब ऐसी स्थिति आती है तो आने से 40 दिन पहले ये अपने रंग दिखाने शुरू कर देता है, और आने के 3 महीने तक ये ग्रह जो है काफी हद तक परेशानी पैदा करता है। मोर ओवर, अगर ग्रहों को आज की स्थिति से भी देखा जाए, जैसे मेष राशि में पड़ रहा है और केतु नक्षत्र में, केतु का नक्षत्र है, तो केतु के नक्षत्र में पड़ रहा है, तो ये और ग्रहों की अब से स्थिति भी, सूर्य मंगल बुध केतु एक साथ आज जो बैठे हुए हैं, ये इंडिकेशन देते हैं कि आने वाला समय ध्यान पूर्वक चलने वाला है। युद्ध के हालात बढ़ेंगे बहुत, जिसको कहता है कि जैसे अमेरिका की राशि मेष राशि जो है ना, उनके ऊपर बहुत बड़ा असर आएगा, बड़ा प्रेशर उनके ऊपर आएगा, इजराइल के ऊपर बड़ा प्रेशर आएगा। बेशक इनकी पोजीशन अपर साइड पे ही जाएगी, बीच में हालात बिगड़ेंगे। ये ग्रहण, क्योंकि 2 ग्रहणों का मैंने वर्णन किया है, एक सूर्य ग्रहण कुछ दिन पहले होके हटा है और उसी 15 दिन के अंदर चंद्र ग्रहण आ गया, और ये अशांति देश और दुनिया में ना दे, ऐसा होता नहीं है। इसलिए जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके ऊपर, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके ऊपर बहुत अटैक आएगा, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इजराइल को दबाने की कोशिश करेंगे, बीच में एक समझौते की नौबत भी आएगी, मगर समझौता होने के बाद भी समझौता नहीं होगा। इस बात में मैं क्लियरली बताना चाहता हूं। एक दफा मेरी, जिसको कहता है कि लगेगा कि भी समझौता, जैसे कुछ बंधकों को छुड़वाने के लिए ऐसा हो गया, बट अल्टीमेटली लड़ाई लंबी चलेगी। ऐसे ग्रहण है, ऐसा ग्रह है। ठीक है पंडित अजय भांबी जी, और कोई चीज ये अगर अभी की परिस्थितियां देखें तो जिस स्तर पर युद्ध है, ये स्तर अभी आने वाले दिनों में आप भी ये मानते हैं कि और बढ़ेगा या ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि अभी भी कितने लोगों की जान जा रही है, अगर और बढ़ता है तो ये मानिए कि अभी और नुकसान इस युद्ध में, और तबाही और आंसू। देखिए, ये जो ग्रहण पड़ रहा है, और ये पड़ रहा है मेष में, जब चंद्रमा है वहीं पर राहु है, और इसके बाद में जो राहु है वो चेंज कर जाएगा, वो चला जाएगा मीन में, और ये बिल्कुल 0 डिग्री में पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, जब भी कोई ग्रह राहु या केतु वो उस घर में प्रवेश कर रहे हों
या उस घर को छोड़ रहे हों, उस स्थिति में जब भी ग्रहण पड़ता है, शास्त्रों में लिखा भी है और यह हमारा अनुभव है, तो वो जो स्थिति है वो बड़ी गंभीर हो जाती है, वो स्थिति नॉर्मल नहीं रहती। और फिर हम देख ही रहे हैं कि पिछले करीब 1.5 साल से राहु मेष राशि में है, अभी तो गुरु भी वहाँ पर है। तो गुरु को उसने मेष में गुरु आके अच्छा हो जाता है, उसका एक नई यात्रा शुरू होती है मेष से लेके मीन तक की। लेकिन गुरु को उसने कहीं पर भी अपना जो गुरु का गुरुडम होती है, ये जो गुरु में विजडम की हम बात करते हैं, इस दुनिया में विजडम की बात कोई नहीं कर रहा, सब युद्ध की बात कर रहे हैं। पिछले लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, तब यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और वो तो शुरू हुआ था 22 से 24 आई थिंक 24 फरवरी 22 को। उसके तुरंत बाद अगले महीने ही ये राहु प्रवेश कर गया मेष में। तो उसमें कहीं पर भी कोई भी स्थिति नॉर्मल नहीं हुई, बल्कि सारे देश उसमें घुस गए। अमेरिका का पूरा सहयोग था और उसके सहयोग से पूरा यूरोप हुआ और उसमें किसी को लाभ नहीं हुआ। यहाँ पर जो इजराइल की कुंडली है मेरे पास थोड़ी सी भिन्न है, अनुपम कुछ और बोल रहे थे। ये कन्या लगन की कुंडली है, तो मैं करेक्ट कर दूँ, ये 24/5/48 को बनी थी। उस समय जो समय था ये था 15:58 तेल अवीब में, ये एग्जैक्ट कुंडली है मेरे पास। तो यहाँ पर इसका कन्या लगन है और अष्टम में ये ग्रहण पड़ रहा है। और इसके बाद में 30 तारीख को ये राहु जो है सप्तम भाव में चला जाएगा। सप्तम भाव होता है किसी भी कंट्री के संबंध, रेपुटेशन एंड ऑल दैट। तो आने वाले दिनों में इजराइल की रेपुटेशन बहुत ही खराब होने वाली है दुनिया में, और इसका झटका अमेरिका को भी लगेगा। और इसके कारण अगर बाइडन दोबारा खड़े होंगे तो बिल्कुल जीतेंगे नहीं। और जो यहाँ इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी भी हालत पतली होने वाली है और एकदम से बंद होता दिखता नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर ये पीड़ित करके जाएगा गुरु को भी। ये जो ग्रहण है, क्योंकि यहाँ राहु है, राहु के साथ तो ही रहा है, गुरु भी है मेष राशि में, तो गुरु को पीड़ित करके जाएगा। तो गुरु पीड़ित करेगा तो प्रज्ञा नहीं आएगी यानी विजडम नहीं आएगी, लोग नॉर्मल जैसे की बात नहीं करेंगे। 4 नवंबर को ये शनि डायरेक्ट होगा, लेकिन उसका भी कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। हमने एक प्रश्न कुंडली बनाई थी, उससे लगता है कि दिसंबर के बाद थोड़ी थोड़ी बातें होंगी और आगे चलकर यूक्रेन का युद्ध है वो भी मार्च अप्रैल के बाद उसकी भी समाप्ति की बात आएगी। वर्ल्ड वॉर तो नहीं हो रही, लेकिन अनरेस्ट जो वर्ल्ड में है वो हो रहा है। एक बात और कह दूं मैं, इस समय ऐसा समय चलता है जितने भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है पूरी दुनिया में, सब लगता है सिरफिरे हैं और सबका अलग अलग तरीके से सोच है और हर कोई डोमिनेशन चाहता है। ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी नहीं है कहीं पर भी और हम बिल्कुल जैसे राजाओं के ज़माने में थे। पुतिन ने अपना इंतज़ाम कर लिया है, जब तक जिएंगे वो करेंगे। शीपिंग ने ऐसा किया हुआ है और जगह नेतन्याहू जो हैं ये आए भी बड़े कॉम्प्लिकेशन तरीके से हैं। तो पूरी दुनिया में अगर हम देखें, बाइडन उधर अपना जो भी उनका पागलपन टाइप का बंदा है वो कर रहे हैं, क्योंकि ये बाइडन उस कोल्ड वॉर के बंदे हैं। कोल्ड वॉर जब रशिया के साथ थी तो इनकी सोच एक्चुअली पुरानी है, ये भूल भाल भी जाते हैं, कहीं जाके कुछ और बोल देते हैं। तो वो पुरानी सोच को नए तरीके से कर रहे हैं। आज की डेट में अगर आप किसी कंट्री में सैंक्शन लगाएं उसका कोई मतलब नहीं है। 50 साल पहले मतलब था, तब दुनिया जुड़ी हुई नहीं थी, अब तो कनेक्शन है, बल्कि उससे फायदा हुआ। तो हमको लगता है युद्ध एकदम से बंद नहीं हो रहा और जितने भी हुक्मरान हैं इस दुनिया में वो सब कहीं ना कहीं सिरफिरे हैं और ये जो है ये इस डेकेड में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है नंदिता पांडे जी, मैं ठीक है सर मैं आ रही हूँ जरा नंदिता पांडे जी से भी मैं आगे इस पर जान लूँ, क्योंकि भारत में इन चीज़ों को मानते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं, सूतक काल मानते हैं, उसमें क्या आपको नियम आपको फॉलो करने हैं वो करते हैं, लेकिन बाहर के देशों में ऐसा है नहीं। तो जो जिस तरह से इसका असर है वहाँ तो कोई नहीं होगा जो उन पर कोई लगाम लगाने का सोच रहा होगा। हम लोग केवल एक वो बात कर रहे हैं कि आखिरकार क्या इसका असर पड़ेगा, युद्ध और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसमें कितने देश और इन्वॉल्व दिख रहे हैं। भारत के लिहाज से ये क्या दिख रहा है आपको, और क्या कोई ऐसे उपाय हैं जो किए जा सकते हैं जिनसे स्थितियाँ सुधर सकती थी?
बिल्कुल, देखिए जब भी होता है ग्रहण पड़ता है तो हमारे तो शास्त्रों में बहुत सारे उपाय, नियम, कानून लिखे हैं और इसी वजह से आप देखें भारत की स्थितियां धीरे धीरे सुदृढ़ होते जा रही है। आज भारत इकोनॉमिक पावर की तरफ बढ़ रहा है और प्रोजेक्शन है कि आने वाले 3-4 सालों में तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टॉप इकोनॉमिक कंट्री हो जाएगा। अब जो बात कर रहे थे जैसे युद्ध कितना खिंच रहा है, क्या कर रहा है, तो कुछ एक ग्रह परिवर्तन अभी हो रहे हैं। जैसे अजय भांबी जी ने अभी बोला राहु का ट्रांजिट हो रहा है, लेकिन राहु के साथ साथ शनि 4 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएंगे और 31 दिसंबर को गुरु डायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही गुरु डायरेक्ट होंगे, पहले तो जैसे ही शनि डायरेक्ट होंगे तो थोड़ा सा यहाँ जो मति भ्रष्ट लोग हुए हैं इस समय डिसीजन जो ले रहे हैं वो सारे लोगों में थोड़ी सी शांति आनी शुरू हो जाएगी, क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, वो क्लाउडेडनेस या कन्फ्यूजन जिसे बोलते हैं वो सारा हटना शुरू हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव वर्क जन समाज के लिए होना शुरू होगा। दूसरा, जब 31 दिसंबर के बाद जैसे ही गुरु डायरेक्ट होना शुरू हो जाएगा तो वहाँ से जो संस्थाएं हैं या गवर्नमेंट्स हैं जो डिसीजन लेती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारे कंस्ट्रक्टिव डिसीजन लेने शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा इस युद्ध में, क्योंकि ये युद्ध अभी का युद्ध नहीं है, ये तो दशकों से चला आ रहा है और ये एकदम से एग्रेवेट हुआ इस समय, और वो वहाँ पे थोड़ा सा शांतिपूर्ण होगा। और जो आपने दूसरा बोला कि बाकियों को तो कंट्रीज़ को पता नहीं कि क्या नियम फॉलो करने नहीं करने, तो ऑफकोर्स उसका इम्पैक्ट आता ही है। आज की तारीख में अगर रशिया को ये पता होता कि उसके ऊपर ये इम्पैक्ट हो रहा है या उस बेल्ट में लोगों को पता होता कि ये इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो शायद उस चीज़ में संयम बरतते या बातचीत के द्वारा या चीज़ों के द्वारा एक शांतिप्रिय तरीके से निवारण उसका निकालते। लेकिन जैसे अमेरिका में भी 2013 में द ग्रेट अमेरिकन एक्लिप्स करके बोला गया, डिस्ट्रक्शन, उस समय पूर्ण सूर्य ग्रहण पूरे अमेरिका में था, लेकिन वहाँ पे किसी ने कोई कंस्ट्रक्टिव डिसीजन नहीं लिया तो इतनी ज़्यादा तबाही भी हुई, उसका असर आज तक का उनको रिपल इम्पैक्ट देखना पड़ता है। इतने साल हो गए उस चीज़ के। तो नियम पालन करना आवश्यक होता है, क्योंकि ये सारी और एक एनर्जी है। आज आप और मैं बात कर रहे हैं, लेकिन लाखों करोड़ों लोग टीवी के माध्यम से हमको देख रहे हैं, तो वो यहाँ पे स्टूडियो में तो बैठे नहीं है। एक सर्टेन एनर्जी, एक सर्टेन वेव्स एंड वेवलेंथ के थ्रू वो आज अपने घर में बैठ के हमको देख रहे हैं। इसी तरह से और एक एनर्जी होती है, ग्रहण की एनर्जीज होती हैं। उन एनर्जीज का सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। जो नकारात्मक प्रभाव होता है, हमारे उपाय उनको बताते हैं कि उसको सकारात्मक कैसे किया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से, पॉजिटिव सोच के साथ, दान पुण्य करने के साथ। और जो गरीब हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वृद्ध लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनके लिए कुछ अच्छा आप कृत्य करिए, तो आप अपने आप भी, खुद भी, और अपने समाज में जिस सोशल स्टैंडिंग में आप रहते हैं, एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसका भी आप उद्धार कर सकते हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति अब अगर ढंग से मेडिटेशन करे, ढंग से पूजा करे, ढंग से दान पुण्य करे, तो अपनी 7 पुश्तें पहली और आने वाली 7 पुश्तों का काफ़ी कुछ उद्धार कर सकता है। बिल्कुल, यानी पहले देखिए सूर्य ग्रहण, उसके बाद चंद्र ग्रहण, और कहते हैं इसका भी सीधा असर युद्ध जो इजराइल और हमास के बीच चल रहा है उस पर पड़ रहा है। अब ये युद्ध किस तरह आगे बढ़ेगा, कितना और खतरनाक होगा, क्या कहती है ज्योतिष? तो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और ये युद्ध पर कितना असर डाल रहा है और युद्ध क्या आगे और बढ़ेगा, क्या कहते हैं हमारे गृह नक्षत्र, ये हम दरअसल समझ रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से मैं अनुपम कपिल जी से समझना चाहूंगी। सर, शरद पूर्णिमा का संयोग बन रहा है 30 साल के बाद, इसके क्या मायने हैं? पहले बात तो मैं, जहां नंदिता जी आपको कुछ कह रहे थे कि ये योग जो है पूरे विश्व में नहीं फैलेगा, मैं इससे थोड़ा सा मतभेद रखता हूं, क्योंकि ये एक आर्टिकल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था 1999 में, जिसमें मैंने सब कंट्रीज जहां ये युद्ध फैलेगा, और जो टाइमलाइन मैंने लिखा है वो वैसे ही वही कंट्रीज में शुरू हो गया है। और इसका जो सीक्वेंस है 2024 और 2025 जो साल है, ये बहुत ही खतरनाक है पूरे विश्व के लिए। 10 मई 2025, ये मैंने आपको डेट यहां पे बता रहा हूं चैनल पे। इस समय पे बहुत सारे कंट्रीज जो वर्ल्ड के हैं इन्वॉल्व हो चुके होंगे वॉर के अंदर, और इसे वर्ल्ड वॉर 3 कहना ही पड़ेगा। करंटली जो हॉस्टेजेस प्रॉब्लम है, वुमेन हॉस्टेजेस को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, और जनवरी 2024 तक मुझे नहीं लगता कि सबके सब जो हॉस्टेजेस रिलीज होंगे। इजराइल विल मैनेज टू सर्वाइव, ये अभी एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है इजराइल के लिए। इस आर्टिकल में मैंने 1999 में लिखा है, ये देखिए, इंडिया विल बी इन्वॉल्व ओनली इनडायरेक्टली। Thousands of people of UK, Germany, Syria, Lebanon, USA and France will die. Israel will manage to survive
In World War III, forces will be polarized into two major sides based on religious demarcation. International bodies of peace will watch helplessly. Mass murders and cultures का होगा. Lone wolf attacks होंगे यूरोप के अंदर. फ्रांस को सबसे ज्यादा रेडिकल इस्लाम से अभी डर होने वाला है. अगदा नाम का पोर्ट है, नेवल बेस है इनका, साउथ ऑफ फ्रांस से. यहां से ये जो टेरर ग्रुप्स ऊपर जाएंगे और सार्डिनिया और कॉर्सिकियन जो आइलैंड्स हैं, जहां पे बहुत पुराने क्रिश्चियन कंट्रीज के म्यूरल्स, पेंटिंग, चर्चेस, तो रेडिकल इस्लाम बिलीव करता है ये जो मूर्ति पूजा है और ऐसे कल्चरल जो इंपॉर्टेंट साइट्स है उनको वो डिस्ट्रॉय करेगा. क्योंकि इसमें मैं नॉस्ट्रेडामस का भी इंटरप्रिटेशन जोड़ रहा हूं अपार्ट फ्रॉम ज्योतिष की जो गणना है. तो जो डिकेड है अभी 10 साल का, 2040 तक आप पकड़िए, उसमें 2 स्टेज होंगे, 2024-25 और इजराइल के लिए 2025 से लेकर 30. ये बहुत डिफिकल्ट पीरियड है. रशिया ईरान को सपोर्ट करेगा और जो मिडिल ईस्ट है, थिएटर ऑफ वॉर जब शिफ्ट होगा, ईरान के यहाँ सबसे ज्यादा लोग मरेंगे. और टर्की के अंदर आपने अगर आप 2 साल कोविड के समय पे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नेटो के एलाय हैं, लेकिन मैंने तब भी कहा था जीएनटी पे आपके प्रोग्राम पे, जब रशियन अटैक हुआ था यूक्रेन पे, ये टर्की रशिया की तरफ और इस्लामिक ब्लॉक को लीड करेगा और इससे अमेरिका को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है. अमेरिकन इकोनॉमी की डोमिनेंस खत्म होगी. यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा फूड क्राइसिस और अनएम्प्लॉयमेंट और अनस्टेबिलिटी ड्यू टू दिस होगी. क्योंकि ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी गए थे, ऋषि सोनक जी, इजराइल के साथ सपोर्ट एक्सप्रेस करने के लिए. ये एक्ट जो है बैकफायर करेगा ब्रिटेन के ऊपर. तो सबसे ज्यादा डर फ्रांस, ब्रिटेन, इटली के ऊपर, वेटिकन सिटी के ऊपर जो है अटैक होगा. इंडिया की बात ऐसी है, हम लोग बहुत लकी है. इस दौरान के अंदर 1 साल 1.5 साल का थोड़ा क्राइसिस है नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में. हम सोच रहे हैं कि अभी मैटर अभी शांत हो जाएगा, रेडिकल एलिमेंट्स इंडिया के अंदर तकलीफ नहीं दे रहे और हम सेफ है. लेकिन मैं कॉन्ट्ररी कहूंगा कि जो यहाँ के जो रेडिकल मुस्लिम्स अगर सपोर्ट भी कर रहे हैं, ये ओरल सपोर्ट है. आगे चल के हमें सबसे ज्यादा खतरा चाइना से है. मैं डिफेंस एजेंसीज को ये बताना चाहता हूं, हमें सतर्क रहना चाहिए. अगला साल इलेक्शन ईयर है. नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है, लोकल जो हमारी पॉपुलेशन मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट की है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए हमें. और साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, इसके अंदर भी हमें प्रॉब्लम नजर आ रही है. लेकिन इसी दौरान इंडिया वर्ल्ड पावर के राइज की, इंडिया का राइज जो है वर्ल्ड पावर का होगा. इंडिया बहुत इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगी, यहाँ ज्यादा ब्लडशेड नहीं होगा. ठीक है. मैं जरा पंडित प्रेम शर्मा जी का भी रुख करना चाहूंगी. सर, आपको भारत के लिहाज से क्या लग रहा है? देखिए, ये जो ग्रहण, अगर हम युद्ध की बात करते हैं तो युद्ध का इसने असर अपना दिखाई दिया. सूर्य चंद्र दोनों ने 15 दिन के अंदर, ये जब भी ऐसा होगा ऐसा ही होगा. हाँ, भारत के ऊपर इस युद्ध का कोई खतरनाक असर नहीं होने वाला. ये युद्ध जो है अदरवाइज बढ़ेगा. एक होता है कि क्या इस युद्ध में भारत के ऊपर कोई बहुत भारी नुकसान तो नहीं होने वाला. नहीं, बिल्कुल नहीं. क्या ये युद्ध अदरवाइज बढ़ सकता है? जी, बढ़ सकता है. कैसे बढ़ सकता है? क्योंकि केतु जो है, केतु के ही, जो केतु चित्रा के नक्षत्र में है, और केतु जो राहु जो है, जो चंद्रमा जो है, वो मेष राशि में बैठा हुआ है. मंगल केतु एक साथ बैठे हुए सूर्य बुध के साथ, ये स्थिति को और ज्यादा खराब करेंगे. बर्बरता बढ़ेगी, अशांति बढ़ेगी. क्योंकि चंद्रमा मन होता है, चंद्रमा शांति होता है, चंद्रमा जनता होती है. जनता इसमें पिसेगी, लेकिन हिंदुस्तान की पिसेगी ये मैंने नहीं कहा है. क्योंकि ये ग्रहण है, क्योंकि जो देश है ये देवी देवताओं का है, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स, यहाँ के पीएम, यहाँ का पूरी सरकार, वो पूरे धार्मिक आस्था वाले जो लोग हैं. तो कहने का मतलब हिंदुस्तान के ऊपर जो इसका असली प्रभाव है वो बहुत नेगेटिव नहीं जाने वाला. क्योंकि हालांकि
गुरु चंद्र राहु, गुरु चंद्र का कॉम्बिनेशन बढ़िया, मगर क्योंकि राहु बैठा है अशांति, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर अपोजिशन के कारण हो या किसी अन्य कारण से हो, किसी नेता की हेल्थ बहुत बुरी तरह से बिगड़ जाए, किसी देश का कोई बहुत बड़ा नेता इन आने वाले 3 महीनों में किसी की हेल्थ के ऊपर बहुत भारी कष्ट आ जाए, किसी अभिनेता पे बहुत भारी कष्ट आ जाए, किसी की बुरी खबर सुनने को मिल जाए। लेकिन अदरवाइज जैसे आपने इंडिया के बारे में पूछा, इस ग्रहण के कारण इंडिया की कोई इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी ऐसा नहीं है। इंडिया प्रगति के दौर पे चल रहा है और प्रगति के दौर पे चलता जाएगा, क्योंकि जो शनि की पोजीशन जो भी चल रही है और जो अभी की जो केतु का जो प्रभाव है, इसने फरवरी 2024 तक काफी प्रभाव बना के रखना है, जिसमें से 18 नवंबर तक काफी टेंशन वाला समय है। बहुत केयरफुली चलते हुए, मैंने पहले भी बताया था कि बीच में हल्का सा दौर ऐसा लगेगा शांति वाला, लेकिन ठीक है, ऐसा होगा नहीं। ठीक है अजय बांबी जी, क्योंकि बीच में शांति वार्ता, बहुत सारी चीजें इस युद्ध में घट रही हैं, इसलिए बहुत सारी संभावनाओं पर इंसान बात कर रहा है कि क्या आगे आने वाले दिनों में होंगी। कई बार चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण में ऐसा कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए या फिर किसी भी देश के लिए, अगर हम देश और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में समझ रहे हैं, अपने आप पर विपदा आती है और अपने आप कटती और टलती चली जाती है। आज ये जो चंद्रग्रहण है, क्या इसमें भी ऐसा ही है? बिना किसी कुछ किए, कोई उपाय किए, कुछ किए बिना विपदा अपने आप टल जाएगी या ये बहुत बढ़ने वाली है? देखिए, 2 स्थितियां हो रही हैं। हम बात करें चंद्र ग्रहण की, एक और स्थिति आकाश में हो रही है, वो हो रही है बृहस्पति की। बृहस्पति जो है काफी नीचे की तरफ आया हुआ है अपने ऑर्बिट से, और जब भी बृहस्पति नीचे आता है तो सूर्य को, क्योंकि बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है और सबको खासतौर से सूर्य को अपने साथ में खींच लेता है, अपने साथ में खींच लेता है। तो ये एक ऑर्बिट में होता है। हम जिसको सूर्य को स्थिर मानते हैं, ऐसा स्थिर आकाश में है नहीं। तो जैसे ही अभी पिछले 2-3 साल चल रहा है और हम देख रहे हैं माहौल बड़ा खराब चल रहा है, तो ये स्थिति आगे भी चलने वाली है। और जब बृहस्पति इस तरह की स्थिति में आता है, इसका एक पैटर्न है, उस पैटर्न पे बाद में बात कर सकते हैं। तो जब भी आता है तो बृहस्पति मीन्स क्या? लोगों की हेल्थ, लोगों की वेल्थ, पीस ऑफ माइंड और पीस ऑफ ऑल दैट, जिसको हम बोलते हैं विजडम बोलते हैं, एक ऐसी शांति का वातावरण, हम एक नॉर्मल स्थिति कर रहे हैं। जो ग्रहण ऊपर से एड ऑन कर देता है, ग्रहण जो है वो एड ऑन कर देता है। बृहस्पति ऐसे ही खराब है और 2025 से फिर बृहस्पति अगले 8 साल के लिए अतिचारी हो जाएगा। पहले ये 2020 से 18 से लेकर 22 तक अतिचारी हुआ था। तब हमने देखा था 22-23 से क्या क्या हुआ, तो कोरोना हुआ पूरी दुनिया में। अब ये 2025 से अगले 8 साल के लिए अतिचारी हो जाएगा। ये पंचांगों में सब कुछ है, मैं इस पर अक्सर बात करता भी रहता हूँ। ये दोनों स्थितियाँ हैं। जब भी बृहस्पति सूर्य के पास आएगा तो लोगों का जो टेम्परामेंट है वो चेंज होगा, लोगों का जो सोच है बदलेगा और वो लोग ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। हम देख रहे हैं जैसे यूक्रेन का युद्ध हुआ तो उसको शांति करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। अगर अमेरिका या यूरोप के देश चाहते तो कभी का शांत हो जाता, खत्म हो जाता। उसमें यूक्रेन में दम भी नहीं, आप भी जानते हैं उसका। वहाँ पर उसके 90,000 लोग मर गए, सैनिक मर गए और पूरा तबाह हो गया। उसको दोबारा बनने में कितना समय लगेगा? इधर ये शुरू हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आम आदमी की जो थिंकिंग है वो बड़ी एग्रेसिव है, एग्रेशन से चल रहा है। अगर आप हमारे मुल्क में भी देखें तो हम देखते हैं काफ़ी एग्रेशन है, आदमी नॉर्मल तरीके से बात करने में यकीन ही नहीं करता। तो यह एक स्थिति है और ग्रहण डेफिनेटली एड ऑन करेगा। और मैंने शुरू में बात शुरू की थी तो मैंने बोला था कि जब भी कोई ग्रहण किसी राशि में, जब राहु जा रहा हो या राहु आ रहा हो, तब वो ग्रहण पड़ता है तो वो ग्रहण बड़ा घातक हो जाता है। और फिर 1 महीने में 2 पड़ गए, पहला 14 अक्टूबर को हुआ, अब ये हुआ। तो इसके बाद एक जो शांति का वातावरण, उसमें डेफिनेटली डिस्टर्बेंस होगा। और फिर जो है कि जब हम भारत की बात करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से क्या होता है, 2 तरह का ज्योतिष मैं समझता हूँ। एक ज्योतिष वो है ग्रहण पड़ रहा है, पूरी दुनिया पड़ रहा है। एक ज्योतिष है मुझ पे पड़ रहा है, आप पे पड़ रहा है। तो मेरे आप पे पड़ रहा है, इसका अध्ययन तो हम करते हैं,
व्यक्तिगत किस राशि में क्या होगा क्या नहीं होगा, सारे टीवी चैनल बोलते हैं, लेकिन दुनिया में क्या होगा वही ग्रह हैं जो एक दुनिया को चलाते हैं। वहीं से आदमी बुद्ध हो जाता है, वहीं से आदमी नानक हो जाता है, वहीं से आदमी ओसामा बिन लादेन हो जाता है। तो ये जो दोनों अंतर हैं, इसका उसके ऊपर ज्योतिष ने कभी बात नहीं की। तो ये विषय है जिसको बात करना पड़ेगा कि क्या होता है एक सार्वजनिक रूप से, कलेक्टिव रूप से क्या होता है, एक व्यक्तिगत रूप से क्या होता है। हमारी जो कुंडली भी है उसमें भी वो गणित संहिता और होरा की बात करते हैं, वो हम व्यक्तिगत बात करते हैं, लेकिन जब ग्लोबल बात है उसकी हम बात नहीं करते, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर छोटा सा रिएक्शन मैम आपसे भी, हाँ, समय, हाँ जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन। ठीक सर, ठीक। जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं भाभी जी, उसमें मैं काफ़ी रिसर्च करती रही हूँ। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में मेरे मैक्सिमम ग्रहण से संबंधित प्रेडिक्शंस भी रहे हैं और अभी तक का यानी युद्ध और बढ़ने वाला नहीं। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक है कि युद्ध तो देखिए लंबा खींच रहा है, लेकिन उसमें कुछ ठीक स्थिति बनेगी। जनवरी में थोड़ा सा मध्यम होगा, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ रहा है अमेरिका के ऊपर पड़ेगा अप्रैल में, जो बहुत कष्टकारी समय हो सकता है। ठीक मैम, समय मुझे इतनी की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर ग्रह के हिसाब से सूर्य ग्रहण समझे, नक्षत्र समझे, तो इस लिहाज से ये दिख रहा है कि युद्ध और बढ़ने वाला है। इसका मतलब अभी दुख तबाही की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में हम और देखें, लेकिन दुआ यही है कि जल्द से जल्द युद्ध खत्म हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।